चलिए देखिए इधर। पिछला क्लास होली से पहले जो आज से 7 दिन पहले हुआ था लगभग, उसमें आप वाष्पदाब हेडिंग डाले थे और बोला गया था कि ये इस चैप्टर का धड़कन है। याद है आपको? चूंकि एक आध सप्ताह छुट्टी रहा है तो कुछ चीज़ों को रिवाइज करके तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सुनिए, पहले आपको विलियन के बारे में बताया गया कि एक होता है तनु विलियन और एक होता है सांद्र विलियन। तनु विलियन वह होता है जिसकी मोलरता 1 से कम हो या 1 के बराबर हो, और सांद्र विलियन वह होता है जिसकी मोलरता 1 से ज़्यादा हो। आपको पढ़ना है तनु विलियन के बारे में, सांद्र विलियन के बारे में नहीं पढ़ना है। इसी में आप विलियन में पढ़ रहे थे अनुसंख्य गुणधर्म। बताया गया कि तनु विलियन का यह वह गुण होता है जो सिर्फ और सिर्फ विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है और किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं करता है। ये बताया गया कि ये 4 प्रकार का होता है: वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और परासरण दाब, जिसमें आप सबसे पहला हेडिंग पढ़ना शुरू किए थे जिसका नाम था वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। लेकिन फिर यहाँ एक बात आपको बताया गया कि वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन आप डायरेक्ट नहीं समझ पाएंगे, इसको 3 टर्म में तोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। पहले पढ़ेंगे वाष्पदाब, फिर पढ़ेंगे वाष्पदाब अवनमन, और उसके बाद पढ़ेंगे वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। तो वहीं पर आप एक हेडिंग लिखे हुए हैं वाष्पदाब, जिसको इंग्लिश में वेपर प्रेशर कहते हैं और शॉर्टकट में वीपी से सूचित किया जाता है। यही था ना? तो ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो अब थोड़ा ध्यान से ढंग से समझिए। देखो, ये बोतल होली से पहले यहाँ रखा हुआ था, ठीक है? जो दूर बैठे हुए हैं उनको तो ज़्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन जो नज़दीक हैं वो इस चीज़ को देख सकते हैं। क्या देखना है अब ये समझिए। यदि आप लोग को भी दिख रहा हो, इस बोतल के ऊपरी परत पर पानी सटा हुआ है। थोड़ा सा पानी अंदर में था जो ऊपर चला गया है। तो आप ये बताइए कि क्या ये होली खेलने के लिए ढक्कन के पास गया था? और यदि गया तो कैसे गया? ये इंपॉर्टेंट है। पानी तो वहाँ होगा नहीं, पानी तो नीचे रहा होगा, लेकिन ये ऊपर कैसे आया? देखिए डॉट डॉट है ना सब जगह पानी। तो इसके पीछे का कारण है वाष्पीकरण। इसी से आपको वाष्पदाब समझ में आएगा। अब यहां से इसको समझिए। जितना जितना भी द्रव है सबका वाष्पीकरण होता है, सबका। चाहे वो पानी हो, पेट्रोल हो, केरोसिन तेल हो, डीजल हो, सरसों का तेल हो, शहद मधु हो, दूध हो, तो द्रव है तो वाष्पीकरण होगा, चाहे वो खूब गाढ़ा हो या खूब पतला हो। किसी का वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, किसी का वाष्पीकरण कम होता है। जैसे नॉन एग्जाम्पल की मैं यदि बात करूं, पेट्रोल और पानी में कौन ज़्यादा उड़ता है? पेट्रोल। पेट्रोलर तो ऐसा चीज़ है ना, जैसे एक बोतल पेट्रोल इसमें भर लो और ढक्कन खोल के छोड़ दो, 2 घंटा के बाद देखोगे उसमें कुछ है ही नहीं, सब पेट्रोल उड़ जाएगा। पानी भी उड़ता है लेकिन पेट्रोल की तुलना में बहुत कम। उड़ता सब है, कोई बहुत ज़्यादा, कोई बहुत कम, कोई बीच वाली स्थिति में, कुछ ऐसी ही स्थिति रहती है। अच्छा, जिस वातावरण में हम रहते हैं यहाँ का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है, और ये वायुमंडलीय दाब होता है 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, एक चीज़ तुम पहले भी पढ़े हो कि यदि किसी बर्तन में गैस है तो गैस है तो वहाँ कुछ ना कुछ दाब होगा। तो वातावरण में भी गैस है, वातावरण में गैस है तो निश्चित है कि वातावरण का भी कुछ ना कुछ दाब होगा। यदि गैस नहीं रहता तो दाब नहीं रहता। तो वातावरण का दाब याद रखिएगा, ये 1 ATM होता है, 1 ATM, जो 760 mm ऑफ Hg के बराबर है, या 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। खैर, ये याद रखिएगा केमिस्ट्री में, वातावरण वायुमंडलीय दाब कितना? 1 ATM, ठीक है? अब देखिए, वाष्पीकरण क्यों होता है किसी द्रव का, ये समझो पहले।
द्रव के कण मान लो ये जल है, तो जल का ये एक कण, दूसरा कण, तीसरा कण, चौथा, पांचवा, H2O। H2O ही कण है जल का, ढेर सारा अरबों खरबों कण है इसमें। तो किसी भी द्रव में जो कण होते हैं वो स्थिर अपने स्थान पर बैठा हुआ नहीं रहता है, वो घूमते रहता है, उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होता है। ठोस में कणों का मूवमेंट 0 होता है, द्रव में मूवमेंट होता है, और सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है गैसीय अवस्था में। तो द्रव में जब मूवमेंट होता है तो मान लो ये कण यहाँ से चल के यहाँ इससे टकराया, फिर इससे चल के इससे टकराया, फिर इससे चल के इससे टकराया। इससे चल के इस सरफेस पर टकराने के बाद दो बातें हो सकती है, या तो फिर ये अंदर आ जाए और नहीं तो ये सरफेस से बाहर चला जाए। सरफेस से बाहर चला गया इसका मतलब है कि वो वाष्पीकृत हो गया, और यदि पानी में आ गया इसका मतलब है कि अभी भी वो द्रव अवस्था में बना हुआ है। तो वाष्पीकरण के दौरान मान लो कि ये एक कण भागा, इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, लगातार वेपोराइजेशन होता रहता है। अब जैसे मान लो ये सर्फ बोलते हैं, फर्श पर आप पोछा लगाते हैं, आप देखते हो कि कुछ देर के बाद वो सूख जाता है, जबकि आप तो कुछ नहीं करते हैं, कहाँ गया, वाष्पीकृत हो जाता है, वातावरण में वाष्प बन के उड़ जाता है वो। तो ये किसी भी द्रव में ये चीज होता है। तो किसी में ये चीज ज्यादा होता है, किसी में ये चीज कम होता है। क्यों ज्यादा होगा, क्यों कम होगा, इन सब बातों पर भी चर्चा आगे होगी। तो वाष्पीकरण का यही कारण है। अब वाष्प दाब को समझिए। एक बंद बर्तन ले लीजिए, नहीं बर्तन बंद मत लीजिए, इसमें बर्तन खुला लीजिए, इसमें पानी भर लीजिए। पानी भर लेंगे तो बताइए इसके सरफेस पर कितना एटीएम दाब लग रहा होगा? 1 एटीएम। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या कीजिए, आप इसमें ढक्कन लगा दीजिए। जैसे ही ढक्कन लगाए तो अंदर की दुनिया अलग हो गई, बाहर की दुनिया अलग हो गई, अंदर का वातावरण अलग और बाहर का वातावरण अलग। तो जिस समय आप बंद किए उस समय जो बर्तन में गैस भरा होगा उसका प्रेशर कितना एटीएम होगा? 1 एटीएम। जितना एटीएम पर बंद किए होंगे उतना एटीएम इसका प्रेशर होगा। अब क्या होगा कि ये द्रव का कण यहाँ से टकरा के उड़ के वाष्प में आ गया होगा, वाष्प बन के इस वातावरण में आ गया होगा। चूंकि ये बंद है तो इससे भाग ये नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में लगातार इसका वेपोराइजेशन होता रहेगा और बहुत सारा कण वाष्प में बदल जाएगा। ठीक है। जब बहुत सारा कण वाष्प में बदल जाएगा और वाष्प बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर संघनन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। 2-4 गो कण आपस में मिला तो एक छोटा सा दाना यहाँ बना दिया, एक छोटा सा दाना यहाँ बना दिया, क्योंकि हवा में तो दाना टिकेगा नहीं, टिकेगा कहाँ? सरफेस पर। तो वही चीज़ तुमको ये दिख रहा है, ये सब जो देख रहे हो ना ऊपर में ये सब जमा हुआ, ये वही दिख रहा है सटा हुआ। तो यहाँ इसका मतलब है कि बंद बर्तन में यदि कोई द्रव रखा हुआ है तो वहाँ पर एक बात नहीं, वहाँ पर 2 बात हो रहा है। एक हो रहा है वाष्पीकरण और एक हो रहा है संघनन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं वेपोराइजेशन और एक को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कितना चीज हो रहा है? 2 चीज, वाष्पीकरण और संघनन। अब देखिए, शुरू में वाष्पीकरण का दर तेज होगा। क्यों? क्योंकि वाष्प यहाँ बहुत कम था तो तेजी से वाष्पीकरण होगा। लेकिन जब वाष्प भर जाएगा तो धीरे धीरे वाष्पीकरण का दर घटने लगेगा और तब स्टार्ट हो जाएगा कौन? संघनन। और धीरे धीरे संघनन होने लगेगा। एक स्थिति ऐसी आती है जब वाष्पीकरण का दर और संघनन का दर आपस में बराबर हो जाता है। आप ये बताइए कि जब वाष्पीकरण का दर और संघनन का दर बराबर हो गया उस समय भी तो इस बर्तन में कुछ ना कुछ वाष्प होगा। आप इसको कितना एटीएम पर बंद किए थे? 1 एटीएम पर। लेकिन जब ये साम्यावस्था में आ जाए, यानी वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर आपस में समान हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या इसका अंदर का दाब 1 एटीएम ही होगा, 1 एटीएम से कम होगा या 1 एटीएम से ज़्यादा होगा? 1 एटीएम से ज़्यादा होगा। अरे गैस की मात्रा बढ़ रही है तो उसका दाब बढ़ेगा कि घटेगा? दाब बढ़ेगा। तो मान लीजिए कि अब इसका दाब हो गया 1.5 एटीएम। इस चीज़ को लैब में मापा जा सकता है, कैसे करेंगे वो सब अभी हम बताएंगे आपको। तो आप ये बताइए कि पहले गैस दाब लगा रहा था 1 एटीएम, जब बर्तन बंद कर दिए तो 1-2 घंटा के बाद दाब बताने लगा कितना एटीएम? 1.5 एटीएम। और 1-1.5 घंटा के बाद ये रुक जाएगा। जैसे शुरू में 1 एटीएम था, थोड़ी देर के बाद देखोगे 1.1 हो गया, फिर थोड़ी देर के बाद देखोगे 1.2 हो गया। और एक स्थिति ऐसी आएगी ना, जैसे मान लो 1.5 हो गया तो उसके बाद ये ना बढ़ेगा ना घटेगा। ये जब बढ़ना घटना बंद कर दे तो समझ लीजिए दोनों का दर आपस में
बराबर हो गया है, और लगातार वाष्प उसमें बनता रहेगा तब ना लगातार प्रेशर बढ़ता रहेगा। अब क्या कर रहा है कि कुछ वाष्प संघनित होकर फिर द्रव में बदल जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक लिमिट तक प्रेशर बढ़ेगा और उसके बाद वो स्थिर हो जाएगा। जिस समय दाब स्थिर हुआ उसका मतलब है कि वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर आपस में बराबर हो गई है। तो आप ये बताइए कि 1.5 एटीएम में से एक को घटाएंगे कितना बचेगा? 0.5 एटीएम। तो ये 0.5 एटीएम प्रेशर ही ना बढ़ा, ये प्रेशर किसकी वजह से बढ़ा? इस द्रव के वाष्प की वजह से। इसका मतलब यह दाब वाष्प के द्वारा आरोपित है, इसलिए इस दाब को हम क्या बोलेंगे? वाष्प दाब। आई बात समझ में? तो वाष्प दाब हम तब बोलेंगे जब दोनों साम्यावस्था में आ जाए, जब दाब बढ़ना बंद कर दे, तब जो माप आएगा उसको कहा जाएगा वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। क्लियर है? वेपर प्रेशर समझ में आया? इसका प्रैक्टिकल व्यू। अब लैब में इस काम को कैसे किया जाता है इसको समझिए। एक फोटो बना हुआ है, उसी पर आप समझ लीजिए। देखो, सबसे पहले इस तरह का पीला बर्तन लिया जाता है, जो देख सकते हैं आप, पीला कलर का एक बर्तन है ना, उसमें लिया हुआ। इसमें देखो ये यहाँ के नीचे क्या रखा हुआ है? जल। आप यह देखिए कि ये ढक्कन खुला हुआ है। मान लीजिए कि इसमें कुछ भरा हुआ नहीं है, तो बताइए ये ओपन कंटेनर हुआ या क्लोज्ड कंटेनर हुआ? ओपन। ढक्कन खुला हुआ है तो ओपन। अंदर का प्रेशर बताइए कितना होगा? 1 एटीएम। तो ये हमको पता कैसे चलेगा कि ये 1 एटीएम है? तो इसके लिए क्या किया जाता है? इस नली में थोड़ा सा पारा भर दिया जाता है, और पारा भर दिया जाता है इसमें एक मेजरमेंट के लिए, जैसे स्केल में नहीं लिखा हुआ रहता है वैसे इसमें लिखा हुआ रहता है 1 एटीएम, 1.5 एटीएम, 2 एटीएम, 2.5 एटीएम। तो मान लीजिए कि ये पारा अभी 1 एटीएम पर फिक्स हुआ जिस समय हम पानी को भरे। अच्छा, पानी को भरने के बाद पारा जब आप रख दिए, तो अब बताइए ये ओपन कंटेनर है या क्लोज्ड कंटेनर है? अब क्लोज हो गया, भले वहाँ ढक्कन लगा हो या नहीं लगा हो। ढक्कन तो यहाँ इतना बड़ा लगा दिया पारा डाल के, क्या जी? अब क्या हुआ कि जल का वाष्पीकरण हुआ, एक कण आया, दूसरा कण आया, तीसरा कण आया, चौथा कण आया, पांचवा आया, छठा आया, सातवां आया। और ये जब कण आया तो सिर्फ यहीं तक ये सीमित नहीं रहा, ये नली से आगे बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते, चूंकि गैस है, गैस तो निकलना चाहेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में ये इस पर आया और इस पर सीधे दाब लगा दिया। उसको जगह नहीं मिला, उस पर प्रेशर लगाया। जैसे इस पर प्रेशर लगेगा, यहाँ दबेगा तो ये थोड़ा सा उठेगा। ये 1 एटीएम से हो जाएगा 1.1 एटीएम, फिर थोड़ी देर के बाद 1.2 हो गया, फिर थोड़ी देर के बाद 1.3 हो गया, फिर 1.4 हो गया, फिर 1.5 हो गया। और 1.5 होने के बाद मान लीजिए कि अब ये बढ़ नहीं रहा है। तो ये बढ़ना बंद क्यों किया होगा? किस स्थिति में किया होगा? जब वाष्प से जल में बदलने का दर और जल से वाष्प में बदलने का दर समान हो जाए। मान लो 10 मॉलिक्यूल यहाँ वाष्प बनाया और 10 मॉलिक्यूल वाष्प द्रव में बदल गया। इसका मतलब है कि अंदर गैसियस मॉलिक्यूल ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ये साम्यावस्था में चला आया। तो ऐसी स्थिति में ये 1.5 एटीएम पर जाके रुक गया। तो साम्यावस्था पर जितना दाब बढ़ा वो किसके द्वारा आरोपित दाब है? वाष्प के द्वारा। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? वाष्प दाब। इसीलिए देखो वेपर प्रेशर बराबर लिखे 1.5 - 1 बराबर कितना? 0.5 एटीएम। तो इसमें यदि जल का वाष्प दाब मापना है तो जल ले लेंगे, यदि पेट्रोल का मापना होता तो यहां पर क्या लेते? पेट्रोल। पेट्रोल जल से ज्यादा वाष्पीकृत होता है, जल से ज्यादा वाष्प बनाएगा तो ज्यादा दाब उत्पन्न होगा। ज्यादा दाब उत्पन्न होगा तो ये ज्यादा बढ़ेगा। हो सकता है कि 1 एटीएम से बढ़ के 2 एटीएम तक चला जाए। तो उसका वेपर प्रेशर कितना? 1 एटीएम। 2 थोड़े होगा रे, एक तो पहले से है वायुमंडलीय दाब, एक तो पहले से है। बढ़ा कितना? 1 था, हुआ 2, यानी 1 से बढ़ा, 2 - 1 कर दो, कितना हुआ? 1 हो गया। सरसों का तेल ले लीजिए, उसका वेपरेशन बहुत कम होता है। वो मान लीजिए 1 एटीएम पर आप बंद किए, 2 घंटा 4 घंटा, 1 दिन या 2 दिन के बाद 1.1 एटीएम तक गया। इसका मतलब है कि 1.1 - 1 यानी 0.1 एटीएम से मात्र बढ़ा प्रेशर। इसका मतलब है सरसों के तेल का प्रेशर, वेपर प्रेशर 0.1 यानी कम है। तो अलग अलग द्रव का वाष्पीकरण अलग अलग होता है, इसीलिए अलग अलग द्रव का वाष्प दाब भी अलग अलग होता है। अब हम इस बात को आगे समझेंगे कि आखिर कैसे किसी द्रव का वाष्प दाब ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, इसके पीछे का कारण क्या है, वाष्प दाब को कौन कौन चीज़ प्रभावित करता है, इन सब बातों को भी आगे पढ़ेंगे।
लेकिन फिलहाल अभी हम आपको समझा रहे थे वाष्प दाब, क्या आपको समझ में आया या दिक्कत है? आ गया समझ में? अब देखिए इसको परिभाषित कैसे करेंगे। ये ध्यान रहे कि जब तक ये बढ़ रहा है तब तक हम वाष्प दाब नहीं कह सकते हैं। वाष्प दाब का फाइनल वैल्यू तब होगा जब वो बढ़ते बढ़ते रुक जाए, साम्यावस्था में आ जाए, जहां पर दोनों दर आपस में समान हो जाए। तो हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे वो सुनिए। हम कहेंगे किसी द्रव के वाष्प के द्वारा आरोपित वह दाब जब द्रव तथा वाष्प साम्यावस्था में रहता है उसे हम उस द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। और दूसरा बात कहेंगे कि अलग अलग द्रव के वाष्प दाब का मान अलग अलग होता है। तीसरा बात ये कहेंगे जिस द्रव का वाष्पीकरण अधिक होगा उसके वाष्प दाब का मान अधिक होगा, जिसका वाष्पीकरण कम होगा उसके वाष्प दाब का मान कम होगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो सबसे पहले फोटो बनाइए, जितना बात लिखा हुआ है जैसे लिखा हुआ है वो सब आप लिखिए। ऑलरेडी आप हेडिंग डाले हुए हैं वाष्प दाब, इंग्लिश में वेपर प्रेशर और शॉर्टकट में वीपी। और फटाफट फोटो बनाइए। तो जो मेथड अभी आपको बतलाया गया उस मेथड के द्वारा किसी भी द्रव के वाष्प दाब को बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। और इसी मेथड के द्वारा लैब में किसी भी द्रव का वाष्प दाब निकाला जाता है। हालांकि ये निकालना आपको नहीं है, क्वेश्चन में आपको हमेशा वाष्प दाब का मान देगा और नहीं देगा तो थ्योरी से निकाला जाएगा। आप सभी लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ हर साल रिकॉर्ड रहा है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर यहीं से निकलेगा। और इस बार भी पूरी संभावना है इस बात की कि निकलेगी एक लड़की, खुशी कुमारी नाम है लड़की का। टॉपर्स वेरिफिकेशन के लिए पटना से कॉल आया है उसको। टॉपर्स वेरिफिकेशन में कॉल उसी का आता है जिसका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। टॉपर्स वेरिफिकेशन इसलिए होता है क्योंकि बोर्ड वेरीफाई होता है कि बच्चा जेन्युइन है कि नहीं। क्योंकि 2017 में एक बार खेल हुआ था, तुम लोग को पता होगा कि नहीं पता होगा। 2017 में तुम लोग छोटा होगा, ध्यान नहीं होगा। एक रूबी राय थी, उसका पूरा सेटिंग था, उसका समस्तीपुर की लड़की थी, उसका कोई चचा उचा का बोर्ड में पैरवी था, बानर लड़की थी, उसको टॉप करवा दिया था। उसको कुछ नहीं पढ़ने लिखने आता था। पॉलिटिकल साइंस को प्रोडिकल साइंस बोलते थे। बोला कि पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ाया होता है, तो बोली चाय बनाना, घट्ठा बनाना, ये सब सिखाया जाता है। ये सब तो होम साइंस में होता है, अरे हलवा बनाना। अब मथास देखो कितना पैदल थी सो, मतलब अपने सब्जेक्ट का नाम उसको नहीं पता था, वो टॉप की हुई थी। तब से ये टॉपर्स वेरिफिकेशन होने लगा। तो टॉपर्स वेरिफिकेशन में उसी का नाम आता है जो टॉप लिस्टेड होता है पूरे बिहार में। तो हो सकता है कि उसका नाम आ भी जाए, हो सकता है कि नाम नहीं भी आए, क्योंकि उसमें मतलब 20-25 आदमी को बुलाया जाता है और वहाँ इंटरव्यू होके तब जो टॉप करेगा वो फाइनल रिजल्ट में आता है। लेकिन इस बात की पूरी गारंटी है कि केमिस्ट्री में उसको नंबर 93, 94, 95 से ज़्यादा ही आएगा, उससे कम नहीं आएगा। क्योंकि जब वो एग्ज़ाम दे के आई थी उस समय भी बात हुआ था, आंसर शीट दिए थे तो बोली थी सर 35 में 35 मेरा ऑब्जेक्टिव सही है।
कल बात हुई है टॉपर्स वेरिफिकेशन में सब प्रैक्टिकल वाला कॉपी उपी जाता है स्कूल से, तो उस नंबर में वहाँ देखिए तो उसमें उसको 30 में 30 था। तो प्रैक्टिकल में 30 में 30, ऑब्जेक्टिव में 35 में 35, कितना नंबर हो गया? 65। 35 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। उसका अक्षर हम देखें हैं बहुत ही सुंदर होता है, लिखने का जो तौर तरीका है उसका बहुत ही बेहतरीन है। नमस्ते सर, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? एकदम शांत है बच्चा सब, यहाँ शांत रहता है थोड़ा। आज होली के बाद पहला दिन आया है, बहुत सारा बच्चा अब्सेंट हो गया है। हाँ, होली के बाद आज पहला दिन है। हाँ, और एग्जाम चल रहा था इस सबका 11th का। हाँ बैठिए ना, आ रहे हैं 2 मिनट में। नहीं नहीं, समय ज़्यादा नहीं लगेगा, तुरंत आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, आते हैं। एक्चुअल में ऑनलाइन क्लास चल रहा था, आ रहे हैं तुरंत, आ रहे, बैठिए ना, आ रहे हैं। ठीक ठीक है, ठीक है, आ रहे हैं। तो 35 सब्जेक्टिव 35 बचा, उसका अक्षर बहुत बढ़िया होता है, हम देखे हैं उसको। तो हमको जहाँ तक लगता है कि 35 में कम से कम 30-32 नंबर तो उसको आना ही चाहिए सब्जेक्टिव में। बहुत कंसेप्चुअल लड़की थी, और ये पहला साल होगा जिसमें यहाँ से टॉपर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा करेगा। इससे पहले हमेशा टॉपर इंग्लिश मीडियम का होता था। पिछले साल भी इंग्लिश मीडियम की लड़की टॉपर थी, और संयोग से उसका भी नाम खुशी कुमारी ही था। उसको और है रे कोई खुशी, विशेष टारगेट में रहेगी, है देखो उन्हें खुशी है एगो, और एगो इधर भी है खुशी। अच्छा, चश्मा लगा के आई है क्या रे, आँख खराब हो गया क्या? नहीं, तो खुशी पर थोड़ा विशेष ध्यान रहेगा, क्योंकि खुशी को ज़्यादा खुशी देते हैं। टॉपर की लिस्ट में आप लोग को आना है। उस पिछले साल 94 था हाईएस्ट केमिस्ट्री में, देखते हैं इस बार कितना है। इस बार हमको लगता है 95 प्लस होना चाहिए। हालांकि रिजल्ट आएगा तो हम आपको डिटेल में बताएंगे, बस थोड़ा 1 मिनट मिल लेते हैं उनसे, क्या बोल रहे हैं। तब तक हल्ला उल्ला कर लो, बात उत करना है, जल्दी से खुदरा बात कर लो। हाँ चलिए भाई, हो गया हो गया, खुदरा खिस्सा खत्म, अब थोक वाला होगा, घर पर करेंगे। लिखिए तो इसको, लिखाना शुरू करें, लिखो। किसी द्रव के वाष्प के द्वारा, किसी द्रव के वाष्प के द्वारा आरोपित आरोपित वह दाब, किसी द्रव के वाष्प के द्वारा आरोपित वह दाब जब जब द्रव तथा वाष्प, जब द्रव तथा वाष्प
साम्यावस्था में रहता है। क्या मतलब इसका साम्यावस्था में रहने का मतलब? दोनों दोनों का रेट समान हो, रेट ऑफ वेपोराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन। जिस दर से जल वाष्प में बदले उसी दर से वाष्प जल में बदले, यह एक फिजिकल इक्विलिब्रियम। साम्यावस्था में हो, सॉरी, साम्यावस्था में रहता है, उसे 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 वाष्प दाब कहते हैं, उसे वाष्प दाब कहते हैं। नीचे एरो दीजिए, लिखिए। अलग अलग द्रव का वाष्प दाब अलग अलग होता है। थोड़ा तेजी में लिखिए तो। अलग अलग द्रव का वाष्प दाब अलग अलग होता है। अलग अलग द्रव का वाष्प दाब अलग अलग होता है। नेक्स्ट एरो। जिस द्रव का वाष्पीकरण, जिस द्रव का वाष्पीकरण अधिक होता है, जिस द्रव का वाष्पीकरण अधिक होता है, उसका वाष्प दाब अधिक होता है। जिस द्रव का वाष्पीकरण अधिक होता है, उसका वाष्प दाब अधिक होता है। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। लिखेंगे वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, कारण नहीं, कारक। मतलब हम ये समझेंगे यहां कि वाष्प दाब को कौन कौन चीज प्रभावित करता है। इसमें 3 गो बात पढ़ना होता है। सबसे पहला नंबर लिखिए, अंतर आणविक आकर्षण बल। सबसे पहला कारक है अंतर आणविक आकर्षण बल। हमको लगता है उस लड़की को केमिस्ट्री में 96 या 97 नंबर आएगा। ये लिख लिए, अंतराण्विक आकर्षण बल। समझिए पहले अंतराण्विक आकर्षण बल कहते किसको है। जैसे मान लो एक बर्तन में पानी रखा हुआ है, तो पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O। तो H2O का H2O 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 करोड़ों अरबों H2O होगा एक गिलास पानी में। तो मान लीजिए ये एक कण है, ये दूसरा कण है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 10वां करोड़ सब होगा रखा हुआ। वाटर मॉलिक्यूल का वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो आकर्षण बल काम करता है, जिसके कारण वह एक साथ रहता है, उसी आकर्षण बल को हम लोग बोलते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल। देखो अंतर का मतलब होता है अलग अलग, आणविक का मतलब अणु। अलग अलग अणु के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही क्या कहलाता है? अंतर आणविक आकर्षण बल। अब जरा सोचिए कि ये बल यदि काम ना करे तो ये H2O क्यों रहेगा ग्लास में? उड़ जाएगा वो वाष्प बन के। तो ये आकर्षण बल जितना अधिक होगा, इसके बर्तन में रहने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी और वाष्पीकरण की संभावना कम होगी। इसका मतलब है कि अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होगा तो वाष्प दाब कम होगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि सब मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़े रहेगा, तो जो अभी तुमको हम बताए थे कि इसका मूवमेंट होता है, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ से उड़ गया। यदि आकर्षण बल अधिक हो तो ये मूवमेंट घट जाएगा। अब मूवमेंट घट जाएगा तो वाष्पीकरण घट जाएगा, वाष्पीकरण घट जाएगा तो उसका वाष्प दाब घट जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें अंतराण्विक आकर्षण बल को परिभाषित करेंगे। पहले सुन लीजिए जो जो लिखेंगे उसको। सबसे पहले हम इसको परिभाषित करेंगे और उसमें लिखेंगे
दो अलग अलग अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं। ये उसकी परिभाषा हो गई। दूसरी बात, अलग अलग द्रव में अंतर आणविक आकर्षण बल अलग अलग होता है। जैसे जल में ये आकर्षण कुछ और होगा, पेट्रोल में कुछ और होगा, बेंजीन में कुछ और होगा, हाइड्रोजन में कुछ और होगा। तो अलग अलग द्रव में अंतर आणविक आकर्षण बल अलग अलग होगा, तो निश्चित है कि अलग अलग द्रव का वाष्प दाब भी अलग अलग होगा। अच्छा, अंतर आणविक आकर्षण बल यदि अधिक होगा तो मूवमेंट कम होगा, वाष्पीकरण कम होगा, तो वाष्प दाब भी कम होगा। यहाँ से ये बात स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि अंतर आणविक आकर्षण बल के बढ़ने से वाष्प दाब घटता है। बस इतने बात है। क्या क्लियर है? ये समझ में आया? अब जैसे मान लीजिए कि ये सब आकर्षण बल खत्म हो जाए, तब तो आराम से ना भाग पाएगा ये। चलिए लिखिए तो, अलग अलग अणुओं के बीच लगने वाले, अलग अलग अणुओं के बीच लगने वाले, अलग अलग अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को अलग अलग अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं। अलग अलग अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं। अलग अलग अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट एरो, अलग अलग द्रव में अलग अलग द्रव में अंतर आणविक आकर्षण बल अलग अलग होता है। अलग अलग द्रव में अंतर आणविक आकर्षण बल अलग अलग होता है। नेक्स्ट एरो, अब देखो इसको यहीं पर हम खत्म कर देंगे तीसरे पॉइंट में। देखो दोनों एक के बात है। हम यदि ये लिखें कि जिस द्रव में अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक होगा उसके वाष्प दाब का मान कम होगा, नहीं तो सीधे ये लिख दें कि अंतर आणविक आकर्षण बल के बढ़ने से वाष्प दाब घटता है, तो बात तो एक ही हुआ। तो ये थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है, इसको लिख लीजिए। लिखेंगे हाँ, नेक्स्ट एरो, अंतर आणविक आकर्षण बल के बढ़ने से अंतर आणविक आकर्षण बल के बढ़ने से अंतर आणविक आकर्षण बल के बढ़ने से वाष्प दाब घटता है। अंतर आणविक आकर्षण बल के बढ़ने से वाष्प दाब घटता है। अब लिखिए दूसरा नंबर हेडिंग, ताप का प्रभाव। अब हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ये बड़ा सिंपल सा चीज है। हेडिंग डालिए ताप का प्रभाव, बस इतने लिखिएगा हेडिंग, बस ताप का प्रभाव, उससे ज़्यादा कुछ अभी मत लिखिएगा, पहले समझाएंगे। लिख लिए? हो गया? लिख लिए? सुनिए पहले। यहाँ फोटो था, मिटा दिए क्या? एक बात बताइए, एक बर्तन है जिसमें H2O है रखा हुआ, ढेर सारा कण होगा। इसमें जो आकर्षण बल काम कर रहा है, जब इसको हम गर्म करेंगे तो इस आकर्षण बल पर कुछ असर भी पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा? कमेगा। कोई भी आकर्षित चीज़ें अलग होना चाहेगा यदि आप उसको गर्म करेंगे तो। जैसे लोहा में पेंट लगा हुआ है, आप हाथ से छोड़ाइए नहीं छूटेगा, आग पर दे दीजिए, देखिए बड़क के हल अलग हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? प्लास्टिक देखेंगे टाइट है, प्लास्टिक देखोगे टाइट है,
और गर्म कर दो लुचपुच हो जाएगा। पानी ठंडा रहेगा तो देखोगे शांत है, लेकिन जैसे ही गर्म करोगे तो पहले सुसुम होने लगता है, आवाज़ भी करता है, और कुछ देर के बाद देखोगे कि पानी के अंदर खलबली मचल है, इन्हें सोने लग रहा है कि कहीं कोई ज़रूरी काम में जा रहा है। ऐसा नहीं लगता है? तो ये कोई भी अंतराण्विक आकर्षण बल जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उष्मा के द्वारा या किसी भी तरीके से उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो निश्चित है कि वो आकर्षण बल घट जाएगा। आकर्षण बल यदि घटेगा तो ये फ्री महसूस करेगा, इसका मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। जैसे भी आप गार्जियन के साथ रहिएगा तो फ्रीली उतना नहीं घूम सकते हैं। आप पटना जाइएगा, मन किया चिड़ियाघर जाने का, चलो रे, म्यूजियम जाने का, चलो रे, गंगा घाट जाएंगे, हाँ चलो, सिनेमा देखने जाना है, चलो, पार्क जाना है, हाँ चलो चलते हैं, क्योंकि वहाँ पूछने उछने का कुछ नहीं है। ये सब आकर्षण बल एक खत्म, बात खत्म, फ्रीडम फील होता है। तो ये फ्रीडम इसको मिलेगा यदि आप गर्मी देंगे इसको, तो मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तब। दूसरी बात है, चीज़ें जब गर्म होगी तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, एनर्जी के कारण वो दौड़ भाग मचा देगा। तो जो चीज़ पहले प्यार से इधर टकराता था, फिर इन्हें टकराता था, फिर इधर टकराता था, फिर यहाँ आने के बाद सोचता था कि क्या करना है, ऊपर जाना है या फिर इसी में रहना है, वो वैसे थोड़े घूमेगा, वो टकराएगा ऐसे, ले भागेगा। गर्म हुआ तो ऐसे ही होगा, तो उसका वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। वाष्पीकरण यदि बढ़ेगा तो निश्चित है कि वाष्पताप बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एक सिंपल सा लाइन कहा जा सकता है कि ताप के बढ़ने से, सुनिए पहले, ताप के बढ़ने से अंतर आणविक आकर्षण बल घटता है तथा अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण द्रव का वाष्पीकरण बढ़ जाता है, और वाष्पीकरण बढ़ने के कारण द्रव का वाष्पदाब बढ़ जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि ताप के बढ़ने से वाष्पदाब बढ़ता है, ताप के घटने से वाष्पदाब घटता है। बस इतने बात लिखना है और इसमें कोई फोटो वोटो नहीं बनेगा। क्या कोई दिक्कत है इसको समझने में? एरो दीजिए, लिखिए, लिखेंगे। ताप के बढ़ने से, ताप के बढ़ने से अंतर आणविक आकर्षण बल, ताप के बढ़ने से अंतर आणविक आकर्षण बल घटता है। ताप के बढ़ने से अंतर आणविक आकर्षण बल घटता है तथा अणुओं की गतिज ऊर्जा, तथा अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण द्रव का वाष्पदाब बढ़ जाता है, जिसके कारण द्रव का वाष्पदाब बढ़ जाता है। जिसके कारण द्रव का वाष्पदाब बढ़ जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि ताप के बढ़ने से, अतः हम कह सकते हैं कि ताप के बढ़ने से वाष्पदाब बढ़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि ताप के बढ़ने से वाष्पदाब बढ़ता है तथा ताप के घटने से वाष्पदाब घटता है। अतः हम कह सकते हैं कि ताप के बढ़ने से वाष्पदाब बढ़ता है तथा ताप के घटने से वाष्पदाब घटता है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तीसरा और VVI करके हेडिंग डालिएगा।
अवरणशील या अवाष्पशील विलय के मिलाने का प्रभाव। यहीं पर आप अपना टॉपिक समझेंगे जो आप हेडिंग डाले हैं, वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, यहीं समझ में आएगा। अउरणशील या अवाष्पशील विलय के मिलाने का प्रभाव। इस हेडिंग को पहले डालिए और अभी कुछ लिखना नहीं है, पहले सुनेंगे। देखो, अवाष्पशील या अउरणशील ये दोनों एक ही शब्द है। इसका पहले आप मतलब समझिए। विलय होता है दो प्रकार का, एक होता है उड़नशील और एक होता है अउरणशील। एग्जाम्पल से बढ़िया से समझ में आएगा। पानी में यदि हम चीनी या नमक मिला दें, यानी पानी में मान लो चीनी मिला के शरबत बना दिए और आग पर चढ़ा के उसको हम गर्म करना शुरू किए, तो कौन उड़ेगा, चीनी, पानी या दोनों? सिर्फ और सिर्फ पानी उड़ेगा, चीनी नहीं उड़ेगा। कुछ देर के बाद मान लो पानी सब उड़ जाएगा, चाशनी जैसा नीचे बचेगा तुमको, और उसको धीरे धीरे कढ़ाई में पकड़ना स्टार्ट कर देगा, और गलती से यदि चूल्हा पर उतार दोगे तो जम जाएगा। ऐसा ही होता है ना, बतासा, पापड़ी, ये सब तो ऐसे ही बनता है। इसका मतलब है कि ये चीनी जो विलय है ये उड़ा नहीं, कोशिश भी की हम उड़ाने का तो ये उड़ा नहीं। चीनी हो गया, नमक हो गया, यूरिया हो गया, जो भी सॉलिड सॉल्यूट होता है, सॉलिड सॉल्यूट मतलब जो सॉल्यूट ठोस अवस्था में रहता है, वह प्रायः अउरणशील होता है। उसको तुम घुला दोगे ना पानी में और उसके बाद चाहोगे कि उड़ा दे गर्म करके, तो वो उड़ेगा नहीं। लेकिन पानी में यदि तुम एल्कोहल मिला दो जो कि द्रव अवस्था में रहता है, तो पानी और एल्कोहल को जब तुम मिलाओगे तो दोनों द्रव अवस्था में है, दोनों मिल गया। और जब गर्म करोगे, इस केस में कौन उड़ेगा, एल्कोहल, पानी या दोनों? इस केस में पानी तो खैर उड़बे करेगा, एल्कोहल भी उड़ेगा। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पानी तो बाद में उड़ेगा, एल्कोहल पहले उड़ जाएगा, क्योंकि पानी, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इन सब बातों पर फिर हम आगे समझेंगे चीज़ों को। अभी हम सिर्फ ये समझा रहे हैं कि अउरणशील और उड़नशील विलय का मतलब क्या है। तो आपका सिलेबस अउरणशील विलय पर है, तो उसको हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हेडिंग पूरा हो चुका है ना, तो आइए कल देखेंगे। और सुनो रे, पेमेंट सबका हो गया है। अब 1 से 2 दिन के अंदर हम सबको भगा देंगे जिसका पेमेंट नहीं हुआ है। होली तक ही हम रुके हुए थे, 2-3 दिन का समय देंगे, कोशिश कीजिए पेमेंट को सही कर लेने का। भगाएंगे क्लास से तो समय बुरा नहीं लगना चाहिए। 1-1 महीना फ्री में पढ़ा दिए, अभी तक पेमेंट नहीं किया है।